नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पावर हाउस छत्तीसगढ़ की। एक ऐसा राज्य जो देश की तरक्की का इंजन है, लेकिन इस तरक्की की एक कीमत भी है और आज हम उसी कीमत को समझने की कोशिश करेंगे। भारत का इंजन रूम, ये नाम छत्तीसगढ़ को बिल्कुल सूट करता है। मतलब जरा सोचिए, देश को चलाने के लिए जो कोयला, लोहा, बिजली चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से तो आता है। यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो पूरे देश की ज़रूरतें पूरी करते हैं। और स्केल की बात करें ना, तो वो हमारी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे कि छत्तीसगढ़ को पावर हाउस क्यों कहते हैं। फिर चलेंगे कोरबा के कोयला बेल्ट में, कोयले के अलावा दूसरे मिनरल्स पर भी नजर डालेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी की क्या कहानी है वो देखेंगे और आखिर में इन सब की असली कीमत क्या है उसका हिसाब किताब करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं छत्तीसगढ़ के कोयला साम्राज्य के दिल में, यानी कोरबा जिले में। यहीं से देश की एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है। यहां एक नंबर पर नजर डालते हैं, 70 मिलियन टन हर साल। और सुनिए, यह सिर्फ एक खदान की बात हो रही है, गेवरा माइन। इसका स्केल इतना बड़ा है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं। गेवरा सिर्फ भारत की ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी ओपन कास्ट माइन है। मतलब एक ऐसी खदान जो ऊपर से पूरी खुली हुई है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गेवरा अकेली नहीं है। यहां देखिए, गेवरा, कुसमुंडा और दीपिका, ये तीनों खदानें मिलकर सिर्फ कोरबा जिले से ही हर साल 145 मिलियन टन से भी ज्यादा कोयला निकाल रही हैं। सोच सकते हैं, एक ही जगह पर माइनिंग का इतना बड़ा हब। तो जब इतने बड़े स्केल पर इंडस्ट्री होगी तो उसका नतीजा क्या होगा? एक बहुत ही सीरियस रियलिटी सामने आती है। कोरबा को इंडिया के सबसे ज्यादा पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में से एक गिना जाता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे वजहें हैं। जैसे ये देखिए, एनटीपीसी का जो पावर प्लांट है वो हवा में जहरीली गैसें छोड़ता है, और गेवरा जैसी खदानों से जो धूल उड़ती है और जो स्लरी मतलब कीचड़ वाला पानी बहता है, वो हवा और पानी दोनों को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई कोयले की बात। अब जरा कोयले से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की कहानी सिर्फ कोयले तक ही नहीं है। यहाँ दूसरे जरूरी मिनरल्स की भी बड़े पैमाने पर माइनिंग होती है। अब आते हैं लोहे पर। बस्तर का बेलाडीला इलाका, यहाँ की 6 खदानों से हर साल लगभग 50 मिलियन टन हाई ग्रेड आयरन ओर निकाला जाता है। लेकिन इसकी भी एक कीमत है, और वो कीमत चुका रहे हैं हमारे जंगल, जिन्हें बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। और मामला सिर्फ पर्यावरण का नहीं है। ये जो माइनिंग है, ये कई और मुश्किलों में फंसी हुई है, जैसे कि लोगों का विस्थापन, जमीन अधिग्रहण की समस्याएं, सोशल इम्पैक्ट और यहाँ तक कि नक्सली प्रभाव भी। तो ये सिर्फ कोयले की कहानी नहीं है, ये दिक्कतें हर जगह हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ सिर्फ बर्बादी हो रहा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक उम्मीद की किरण भी है। हिंडाल्को ने अपनी एक पुरानी बॉक्साइट खदान को माइनिंग खत्म होने के बाद चाय के बागानों और एक बहुत ही सुंदर बायोडाइवर्सिटी पार्क में बदल दिया। हाँ, ये एक रेयर एग्जाम्पल है, पर यह दिखाता है कि अगर चाहें तो बदलाव मुमकिन है। अच्छा, तो कोयला और माइनिंग की बात तो हो गई। अब रुख करते हैं एक नई दिशा की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी। क्या ये छत्तीसगढ़ के लिए एक क्लीन फ्यूचर का रास्ता बन सकती है? तो फ्यूचर एनर्जी की एक झलक देखते हैं। ये है राजनांदगांव सोलर पार्क। ये इंडिया का सबसे बड़ा सोलर और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट है। अच्छी बात यह है कि इससे एमिशन यानी प्रदूषण लगभग जीरो है। पर एक नया चैलेंज सामने आता है, जमीन। सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट के लिए ही करीब 500 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ी। और ये जो कंपैरिजन है, ये पुरानी और नई एनर्जी के फर्क को एकदम साफ साफ दिखाता है। एक तरफ है एनटीपीसी कोरबा का कोल प्लांट, जो हवा और पानी दोनों को पोल्यूट कर रहा है, और दूसरी तरफ है राजनांदगांव का सोलर पार्क। हाँ, ये जमीन जरूर लेता है, लेकिन इसका एमिशन लगभग जीरो है। पर असलियत क्या है? जरा इस चार्ट को देखिए। सोलर पावर बढ़ जरूर रहा है, लेकिन अभी भी ये कोयले के सामने कुछ भी नहीं है। सच तो यह है कि आज भी छत्तीसगढ़ की एनर्जी का किंग तो कोयला ही है। कहाँ 24,000 मेगावाट कोयले से और कहाँ सिर्फ 220 मेगावाट सोलर से, फर्क साफ है। तो अब तक हमने जो भी देखा उसको जोड़कर एक बड़ी पिक्चर देखते हैं। अब वक्त है उस असली कीमत को समझने का, जिसका हम शुरू से जिक्र कर रहे हैं। तो क्या है वो कीमत? देखिए, हवा में PM 2.5 और PM 10 जैसी खतरनाक धूल भरी है। पानी में एसिड और हेवी मेटल्स मिल चुके हैं। हजारों एकड़ जंगल और खेती की जमीन खदानों में बदल चुकी है।
और हसदेव अरण्या जैसे बेशकीमती जंगलों में बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। और ये कीमत सिर्फ हमारा पर्यावरण नहीं चुका रहा, इसे चुका रहे हैं वहां के लोग। एक छोटा सा उदाहरण है उन गांव वालों का जिन्होंने अपने खेतों की सिंचाई के लिए बने एक छोटे से डैम को एक पावर प्लांट के लिए तोड़े जाने का विरोध किया। ये छोटी छोटी कहानियां बताती हैं कि ग्राउंड पर लोग असल में क्या खो रहे हैं। और ये मत सोचिए कि ये सब पुरानी बातें हैं। ये लड़ाई आज भी इसी वक्त जारी है। परसा और कांतेबासन जैसे इलाकों में घने पुराने जंगलों को बचाने के लिए लोग आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें किसी जवाब पर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक देश जिसे आगे बढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए, उसके लिए तरक्की की वो सही कीमत क्या है जिसे चुकाया जा सके? और सबसे बड़ा सवाल, ये कीमत आखिर चुकाएगा कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।